बीए हिस्ट्री के थर्ड ईयर के पेपर 1 में हम आज राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए जो बहुत सारे स्रोत हैं, जिनमें आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक स्रोत हैं, लिटरेरी यानी कि साहित्य और आर्काइवल यानी कि पुरालेखीय स्रोत मुख्य हैं। इनमें हम आज आर्कियोलॉजिकल स्रोतों के बारे में बात करने वाले हैं और उनमें भी हम शिलालेखों यानी कि इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। शिलालेख क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं, जिसका मुख्य कारण है कि वे तिथि युक्त होते हैं, यानी कि उन पर डेट लिखी हुई होती है और कई बार वो कंटेम्प्ररी टाइम के भी होते हैं। ये साधारणतः पाषाण पट्टिकाओं, स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मूर्तियों आदि पर खुदे हुए मिलते हैं। राजस्थान के संदर्भ में प्रारंभिक शिलालेखों की भाषा संस्कृत है, जबकि मध्यकाल के जो शिलालेख हैं उनकी भाषा संस्कृत भी है और उसके साथ साथ फारसी, उर्दू और राजस्थानी है। जिन शिलालेखों में किसी शासक की उपलब्धियों का वर्णन होता है उसे प्रशस्ति भी कहा जाता है, जैसे कि महाराणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और महाराणा राजसिंह की राज प्रशस्ति। तो इस तरीके से प्रशस्ति भी शिलालेखों का पार्ट है। शिलालेखों में जो वर्णित घटनाएं होती हैं उसके आधार पर हमें तिथिक्रम निर्धारित करने में सहायता मिलती है। बहुत से शिलालेख राजस्थान के विभिन्न शासकों और दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगल सम्राटों के संबंधों पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि राजस्थान की जो रियासतें हैं उनके शासक और उनके मुगल दरबार से या दिल्ली के सल्तनत काल के दौरान सुल्तानों से किस तरीके के संबंध रहे हैं उनकी जानकारी हमें शिलालेखों से प्राप्त होती है। यद्यपि शिलालेखों की जानकारी विश्वसनीय मानी जाती है, लेकिन यदा कदा उनमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी पाया जाता है। इसलिए शिलालेखों में जो भी बातें लिखी हुई हैं उसका क्रॉस वेरिफिकेशन अन्य स्रोतों जैसे लिटरेरी या आर्काइवल स्रोतों से करना आवश्यक हो जाता है। हम यहाँ पर राजस्थान के इतिहास के संबंध में कुछ प्रमुख संस्कृत शिलालेखों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं घोसुंडी शिलालेख के बारे में, जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। यह चित्तौड़गढ़ जिले के घोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ है, जो कि नगरी के पास स्थित था। नगरी पूर्व में मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है। घोसुंडी से प्राप्त जो शिलालेख है वो टूटा हुआ है और इसके कुछ ही टुकड़े उपलब्ध हो सके हैं, जिसमें से एक बड़ा खंड उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। यह घोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ था, जो कि चित्तौड़ में नगरी के पास स्थित है। इस शिलालेख में संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत लेख में वासुदेव और संकर्षण के मंदिर या पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की 4 दीवारी बनाने का और गजवंश के सर्वतात नामक शासक के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख किया हुआ है। वासुदेव और वासुदेव के साथ संकर्षण की जो पूजा है वो प्राचीन काल में बेहद ही लोकप्रिय रही है। इस लेख का महत्व इसलिए है कि यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म के प्रचार, संकर्षण और वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी देता है। मौर्य अभिलेख के बाद हम बात करते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति के बारे में, जो कि 10वीं शताब्दी ईस्वी की मानी जाती है। यह भी उदयपुर के आसपास से ही स्थित है। यह सारणेश्वर नामक शिवालय पर स्थित इस प्रशस्ति से हमें वराह मंदिर की व्यवस्था के बारे में, स्थानीय व्यापार, कर यानी कि टैक्स और शासकीय पदाधिकारियों के बारे में पता चलता है। गोपीनाथ शर्मा, जो कि एक प्रमुख इतिहासकार हैं राजस्थान के इतिहास के, उनकी मान्यता है कि मूलतः यह प्रशस्ति उदयपुर के आहड़ गांव के किसी वराह मंदिर में लगी होगी, क्योंकि इसमें वराह मंदिर की व्यवस्था का वर्णन है। लेकिन बाद में इसे वहां से हटाकर वर्तमान सारणेश्वर मंदिर के निर्माण के समय सभा मंडप के काम में ले लिया गया होगा। सारणेश्वर प्रशस्ति के बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है बिजोलिया अभिलेख। यह 12वीं शताब्दी का है और 1170 ईस्वी इसकी डेट जो है वो इस अभिलेख में दी गई हुई है। बिजोलिया कस्बे में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, पार्श्वनाथ भगवान का, जैन समुदाय का मंदिर है। वहाँ पर एक बड़ी चट्टान पर यह लेख उत्कीर्ण है। संस्कृत भाषा में यह लेख लिखा गया है
और यह अभिलेख चौहानों का इतिहास, चौहान वंश का, जो अजमेर के चौहान वंश है उनका इतिहास जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इस अभिलेख में उल्लिखित विप्रह श्रीवत्स गोत्रीभूत, यानी कि ये संस्कृत शब्द है जिसमें विप्रह ब्राह्मण को कहा गया है और श्रीवत्स गोत्र में होने वाले ब्राह्मण, इसका तात्पर्य होता है श्रीवत्स गोत्र में होने वाले ब्राह्मण। इस पंक्ति के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा है। उनकी उत्पत्ति उन्होंने वत्स गोत्र के ब्राह्मणों से बताई है। इस अभिलेख से तत्कालीन कृषि पर, धर्म और शिक्षा संबंधी व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। इस लेख के द्वारा हमें कई स्थानों के प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है, जैसे इसमें जालोर का नाम जाबालीपुर दिया हुआ है, सांभर का नाम शाकंभरी दिया हुआ है और भीनमाल का नाम इसमें श्रीमाल दिया हुआ है। स्वयं बिजोलिया का नाम इसमें विजयवल्ली दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें बिजोलिया अभिलेख से प्राचीन स्थलों के नाम पता चलते हैं। चिरवा घाटी का जो शिलालेख है 1273 ईस्वी का, यानी कि 13वीं शताब्दी का है। चिरवा जो कि उदयपुर में स्थित गांव है और चिरवा घाटी अभी बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल भी है। यहाँ से प्राप्त इस संस्कृत शिलालेख से हमें मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल वंशीय शासकों जैसे कि बप्पा रावल, अल्लट, शक्ति वर्मा, इनके बारे में पता चलता है। चिरवा गांव की स्थिति के बारे में पता चलता है। वहाँ विष्णु मंदिर की स्थापना, शिव मंदिर के लिए भूमि का अनुदान देने का आदि का ज्ञान हमें होता है। इस लेख में हमें इस के रचनाकार या प्रशस्तिकार रत्नप्रभ सूरी, इसके लेखक पार्श्वचंद्र और मंदिर के जो शिल्पी हैं देलहण, उनके बारे में भी जानकारी हमें इस अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इसमें गोचर भूमि के बारे में बताया गया है। पाशुपत शैव धर्म जो कि गुहिल वंश के शासकों का एक तरीके से राज्य धर्म था, उनके बारे में पता चलता है, क्योंकि एकलिंग जी जो हैं वो यहाँ के प्रमुख देवता माने गए हैं। सती प्रथा पर भी हमें चिरवा घाटी के शिलालेख से प्रकाश पड़ता है। अब हम बात करते हैं रणकपुर प्रशस्ति के बारे में। 1439 ईस्वी और यानी कि 15वीं शताब्दी की यह प्रशस्ति है। यह रणकपुर के जैन चौमुखा मंदिर में लगी हुई है और इसमें मेवाड़ के शासक बापा से लेकर के महाराणा कुंभा तक की वंशावली दी गई है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों का वर्णन भी दिया गया है। इस अभिलेख में मुद्रा के लिए यानी रुपयों के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। स्थानीय भाषा में आज भी मुद्रा के लिए नाणा शब्द जो है वो प्रयुक्त होता है। इसमें मंदिर के जो निर्माता हैं, सूत्रधार है, मुख्य शिल्पी दीपा का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त रणकपुर प्रशस्ति से हमें महाराणा कुंभा की बहुत सारी उपाधियों के बारे में भी पता चलता है। रणकपुर प्रशस्ति के बाद हम बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की, जो कि 15वीं शताब्दी 1460 ईस्वी की है, महाराणा कुंभा के समय की है। ये चित्तौड़गढ़ के किले में जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है उस पर खुदी हुई है। यह प्रशस्ति कई शिलाओं पर खुदी हुई थी और संभवतः कीर्ति स्तंभ की अंतिम मंजिल की ताकों तक लगाई गई थी, लेकिन अब केवल 2 शिलाएं ही उपलब्ध है जिन पर प्रशस्ति है। हो सकता है कि कीर्ति स्तंभ पर पड़ने वाली बिजली के कारण अभिलेख की शिलाएं जो हैं वो टूट गई हों। इसमें हमें महारावल बापा, हम्मीर, कुंभा आदि शासकों का वर्णन विस्तार से मिलता है। कुंभा की उपाधियों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। उन्हें दान गुरु, शैल गुरु, हाल गुरु आदि बहुत सारी उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया गया है। इसमें हमें कुंभा के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का भी ज्ञान होता है, जिनमें चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि प्रमुख हैं। महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेनाओं को हराने का वर्णन भी इस प्रशस्ति में है, क्योंकि उसी के बाद कीर्ति स्तंभ की स्थापना जो है वो की गई थी। इस प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि और महेश माने जाते हैं। इनका विवरण प्रशस्ति में ही लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं मौर्य अभिलेख के बाद हम बात करते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति के बारे में, जो कि 10वीं शताब्दी ईस्वी की मानी जाती है। यह भी उदयपुर के आसपास से ही स्थित है। यह सारणेश्वर नामक शिवालय पर स्थित इस प्रशस्ति से हमें वराह मंदिर की व्यवस्था के बारे में, स्थानीय व्यापार, कर यानी कि टैक्स और शासकीय पदाधिकारियों के बारे में पता चलता है। गोपीनाथ शर्मा जो कि एक प्रमुख इतिहासकार हैं राजस्थान के इतिहास के, उनकी मान्यता है कि मूलतः यह प्रशस्ति उदयपुर के आहड़ गांव के किसी वराह मंदिर में लगी होगी, क्योंकि इसमें वराह मंदिर की व्यवस्था का वर्णन है। लेकिन बाद में इसे वहां से हटाकर वर्तमान सारणेश्वर मंदिर के निर्माण के समय सभा मंडप के काम में ले लिया गया होगा। सारणेश्वर प्रशस्ति के बाद
हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है बिचौलिया अभिलेख। यह 12वीं शताब्दी का है और 1170 ईस्वी इसकी डेट जो है वो इस अभिलेख। राय सिंह की प्रशस्ति के बाद अब हम बात करते हैं जगन्नाथ राय की शिलालेख के बारे में, जो कि 70वीं शताब्दी का है। इसका एग्जैक्ट ईयर 1652 ईस्वी है। यह उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर या जगदीश मंदिर के सभा मंडप के प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण किया गया है। इस शिलालेख में मेवाड़ के शासक बापा रावल से लेकर महाराणा जगत सिंह तक के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है, क्योंकि जगदीश मंदिर का निर्माण ही महाराणा जगत सिंह के समय में किया गया था। इसमें हल्दी घाटी युद्ध, महाराणा जगत सिंह के समय में उनके द्वारा किए जाने वाले दान पुण्यों आदि का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता तेलंग ब्राह्मण कृष्ण भट्ट थे और मंदिर का निर्माण भाणा और उनके पुत्र मुकुंद के द्वारा करवाया गया था। अब हम बात करते हैं महाराणा राज सिंह की राज प्रशस्ति के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस है क्योंकि यह राजसमंद झील के किनारे स्थित है और 1674 ईस्वी में इस प्रशस्ति को लिखा गया था। यह राजसमंद जिले के कांकरोली के पास राजनगर में राजसमंद नामक झील की 9 चौकी पर स्थित है। 25 बड़ी शिलाओं पर यह उत्कीर्ण है और देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। इसकी रचना बांध तैयार होने के समय पर महाराणा राज सिंह के काल में की गई थी। यह प्रशस्ति मूलतः संस्कृत भाषा में है। इसका रचनाकार रणछोड़ भट्ट को माना जाता है। इसमें तालाब के लिए नियुक्त निरीक्षकों का, शिल्पियों का नाम उल्लेखित किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें तिथियों और ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन हमें मिलता है। यह प्रशस्ति मुख्य रूप से 70वीं शताब्दी के मेवाड़ के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन को जानने के लिए उपयोगी है। तो इस तरह हमने इस वीडियो लेक्चर में कुछ प्रमुख अभिलेखों के बारे में बात की, जो कि राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। चाहे राजस्थान के प्राचीन कालीन इतिहास को जानना हो या मध्यकालीन इतिहास को जानना हो, अभिलेख राजस्थान के इतिहास के निर्माण में एक बहुत ही महती भूमिका अदा करते हैं। धन्यवाद।